हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो। प्लेटो का बैकग्राउंड, उनके डायलॉग्स, उनकी कौन कौन सी मेन बुक्स हैं, किस तरीके से प्लेटो का एक लाइफ स्पैन रहा है, क्या चेंजेस आए, किनका उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, सोक्रेट्स की मृत्यु का, क्यों वो डेमोक्रेसी को बहुत तुच्छ मानते थे, वो भी, और भी काफी सारी चीजें जो कि है हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी है। आज हम लोग देखेंगे रिपब्लिक को। रिपब्लिक जो कि उनकी बुक है, एंड उसका क्या नेचर है, बिकॉज मेनली जो उनकी जो जितनी भी थिंकिंग सॉरी जितनी भी उनकी थ्योरीज है, या जितने भी उनकी आइडियोलॉजी है, या जो वो कहना चाहते हैं, वो मेजरली वो किस में, द रिपब्लिक में बताते हैं। सो रिपब्लिक प्लेटो का एक महानतम कार्य है। पहला स्टेटमेंट हमारा ये कहता है, यह दोहरे शीर्षक के साथ हमारे पास आता है। पहला अर्थात कर्तन सुझाव देता है कि यह मूलतः एक राजनीतिक, पहले तो इसमें यही हमें पता चलता है कि भाई ये किस पे बेस्ड है, ये पूरी तरीके से आपका पॉलिटिकल चीजों पे बेस्ड है। रिपब्लिक आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो रिपब्लिक का मेनली मीनिंग तो हम यही जानते हैं, पॉलिटिकल ट्रीटीज या जो रहती हैं वो सब। न्याय से संबंधित दूसरा नाम इसका है, ठीक है। अब जब हम रिपब्लिक का जो फुल नेम देखते हैं तो उसका नाम क्या था, कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है। implies that its fundamental problem is the nature of justice और moral goodness, ठीक है, कि क्या किस तरीके से समाज में न्याय की प्रकृति क्या होती है और नैतिक अच्छाई कैसी होती है, उस पे हम बात करते हैं। इस प्रकार इसे एक नैतिक संधि माना जाता है। वास्तव में यह राजनीतिक और नैतिक दोनों प्रकार की संधियां हैं, बल्कि उसमें कहीं अधिक है। लाइक इट इज नॉट ओनली कि हम किसी एक मोरल बेस्ड बुक नहीं है यह, ठीक है। इट इज ए फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन मोरल। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल। दोनों एस्पेक्ट्स में ये बुक बहुत ही आगे बढ़ती है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज एक और आ जाएगी बच्चे, कि ये उसके ऊपर है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि उससे भी ऊपर का ये सोचती है बुक, ठीक है। ये आध्यात्मिक कैसी शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, ये बताती है। एक किस तरीके से हिस्ट्री को हमें जानना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है हमें। जैसे कि वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग जो है उसको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या कार्य हो रहा है, कहाँ पे क्या घटनाएं हो रही है, तभी वो आगे चल के कोई चीज करेगा। एंड ही शुड बी, मतलब वो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत स्वच्छ हो, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से क्या, सच बोले, अपने सभी कार्यों को सही से समय पर करे, ठीक है। ये ऐसी चीजें वो बता रहे हैं, ठीक है। और समाज शास्त्रीय समस्या से भी संबंधित है, जहाँ पे कम्युनिज्म की जो इनकी थ्योरी है वो उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि फैमिली और क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे सोल्जर्स हो, ठीक है। इतिहास वगैरह जो भी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है उससे भी ये बात करते हैं। सेबाइन के शब्दों में, सेबाइन का नाम याद रखिएगा बच्चे, सेबाइन का आप बार बार नाम सुनेंगे। पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल साइंस में सेबाइन, जब आप मास्टर्स में आते हैं तो सेबाइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये बहुत अच्छे थिंकर्स है। सेबाइन की एक बुक भी आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, उसको भी अगर आप पढ़े तो वो काफी बेहतर है। पर ये सिर्फ एमए वाले बच्चे, अपना जो एमए में एनरोल हो चुके हैं वो लोग अपना कीजिएगा। First book to deal with philosophy, The Republic is not treatise or any sort, nor does it belong to politics, ethics, or economics or psychology. So it includes all these. More of art and education, philosophy are not excluded. ठीक है। आर्ट किस तरीके से, कला क्या किस तरीके की होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, दर्शन किस तरीके का होना चाहिए। जैसे प्लेटो जब एजुकेशन की अपनी थ्योरी देते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि एक जो राजा होना चाहिए उसके पास क्या, उसको ऐसी कुछ शक्तियां, मतलब स्टार्टिंग से ही जितने भी बच्चे होने चाहिए उनको एक ऐसे माहौल में रखा जाए जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो वो अपने देश की, अपनी कंट्री की, एक स्टेट को ये कार्य करना चाहिए कि अपने कंट्री के सबसे वीर पुरुषों के स्मारक वगैरह लगाए, ये सब करे, ताकि बच्चे उनसे इंस्पायर है, ठीक है। कौन सा युद्ध हमने हारा, कौन सा क्या किया, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया। ये है हमारा, ये सभी चीजें उसमें बताई गई है, ठीक है। प्लेटो नैतिक प्रश्न से शुरू करते हैं। प्लेटो स्टार्ट विद द एथिकल क्वेश्चन, व्हाट इज गुड स्टेट एंड हाउ इट इज मेड। अब जिन लोगों को लग रहा है, जिन लोगों को प्लेटो की थ्योरी नहीं समझ में आती है, वो खुद से पहले यही सवाल पूछे, अच्छा राज्य क्या है और यह कैसे बनता है।
इस प्रकार गणतंत्र एक साथ नैतिक, राजनीतिक, तत्व मीमांसा, शिक्षा और समाजशास्त्र पे एक जो ग्रंथ है वो पूरा बना हुआ है पूरे तरीके से। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे प्लेटो हमें ये समझाना चाहते हैं गणतंत्र यानी उनकी पुस्तक जो रिपब्लिक है उसके माध्यम से कि किस तरीके से एथिक्स यानी कि जो नैतिकता होती है, राजनीति, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, शिक्षा और समाजशास्त्र को एक ही जगह पे उन्होंने पूरा गढ़ा है। ठीक है? प्लेटो वास्तव में अपनी पुस्तक में मनुष्य का संपूर्ण दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को न केवल कार्य में बल्कि विचारक के रूप में भी वो बात करते हैं कि किस तरीके से उसके थॉट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए। ही वॉज ए पोएट एज वेल एज ए थिंकर एंड ए लवर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सेबाइन ने कहा कि वो एक कवि होने के साथ साथ क्या थे, बहुत बड़े गणित प्रेमी। उनके जो बुक थी ठीक है, उनकी जो एकेडमी थी उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें लिखा हुआ था कि जो जिसको गणित नहीं आता वो प्लीज इसमें एंटर ना करे। ठीक है, सेबाइन क्या कहते हैं कि स्वतंत्र बुद्धि के रोमांस के रूप में उनके अंदर एक रहस्यवादी ने उन्हें प्राचीन और गुप्त सिद्धांतों से कई चीजों तक उनको आगे बढ़ाया। लाइक ही इज लाइक एक जो थिंकर रहता है, लाइक कोई सोचिए कोई जो अब यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, कोई ओवर थिंकर रहता है, ही थिंक वेरी डिफरेंटली, वेरी इन ए अनदर काइंड ऑफ मैनर। सो प्लेटो इज जस्ट लाइक दैट। ओके, रिपब्लिक वॉज रिटन विथ प्रैक्टिकल मोटिव। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो प्लेटो रिपब्लिक लिखते भी इसलिए है कि वो चाहते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ चीजें इम्प्लाई जो हो आपके व्यवहारिक रूप से वो भी होती है। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्लेटो ने राज्य के जैविक दृष्टिकोण की वकालत की। जैविक दृष्टिकोण की हमने राज्य को बनाया है। उन्होंने अपनी सामूहिकता को सोफिस्टों के व्यक्तिवाद के विरुद्ध रखा। प्लेटो ने यह साबित करने की कोशिश की कि न्याय में उस कर्तव्य का निर्वहन शामिल है जिसके लिए व्यक्ति प्रकृति और समग्र समुदाय के लाभ के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है, लाइक न्याय क्या होता है? न्याय ये होता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक है, हम कहते हैं कि अरे बहुत गंदगी है, बहुत इधर पॉल्यूशन है, ऐसे है वैसे। भाई आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप क्यों इतनी गंदी, आपको क्यों एसी वाले माहौल में रहना है? आप पंखे के सामने रहिए, पंखे से काम चलाइए। क्यों आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए? आपको आप चाहते हैं स्वच्छ वातावरण भी चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। वास्तव में रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य के निर्माण की प्लेटो की योजना शामिल है जिसमें प्रत्येक नागरिक वास्तव में खुश हो। प्लेटो काफी हद तक एक कला के रूप में सरकार की सुकराती अवधारणा जो है यानी सॉक्रेट से बहुत ज्यादा वो प्रभावित है। अब प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 3 वर्गों का परिचय दिया। पहला दिया उन्होंने आर्थिक वर्ग, जो कि स्वभाव में लौ क्षुधातुर होगा। लाइक उनका एपेटाइट क्या रहेगा, काफी वो लोग तृष्णा, ठीक है, तृष्णा या कि लालच, लालच से घिरे होंगे वो लोग होंगे। दूसरा है हमारा योद्धा वर्ग, वॉरियर क्लास, जिनके अंदर एक स्पिरिट रहेगी लड़ने की, ठीक है, भावना के थ्रू वो चलेंगे। तीसरे है शासक वर्ग, क्लास ऑफ रूलर्स, जिनको कि उन्होंने सोना कहा, जो अपने स्वभाव में सोना होंगे। सोना इन द सेंस जो कि जिनका मान रहेगा और सही तरीके के रहेंगे, ये होगा। यहाँ पे 3 चीजें समझ लीजिए बच्चे। प्लेटो आइडियल स्टेट के लिए 3 क्लासेस कहते हैं। पहला तो लौ, कहते हैं तांबे का भी, एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम में अगर पूछे तो लौ भी होगा और आपका तांबा भी आप इसको कह सकते हैं। ये सवाल आपका सीयूटी पीजी में आया भी है, तांबा, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इन 3 वर्गों में ये डिवाइड करते हैं अपने इन 3 को कि जो कॉपर है वो सबसे नीचे वाला है, सिल्वर वाला मीडियम है एंड गोल्ड सबसे अपलिफ्ट है। और गोल्ड, जो लोग गोल्ड होंगे यानी क्लास ऑफ रूलर्स, वही से उनका क्या होगा, आपका फिलोसोफर किंग जो होगा वो निकलेगा। ठीक है, और उसकी एज 50 ईयर्स पे वो रहेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? चलो बच्चा, अब आगे देखते हैं। यहाँ से हमें 3 वर्ग समझ में आ गए। रिपब्लिक इज
Politica or polity, it was constituted in general and included monarchy, aristocracy and republic, the narrow sense of the term which is contrasted with monarchy. ठीक है, गणतंत्र राजनीति या राजव्यवस्था है, यह समान रूप से संविधान था और इसमें राजतंत्र, अभिजात वर्ग और गणतंत्र शामिल थे। इस शब्द का संकीर्ण अर्थ राजतंत्र से बहुत ही भिन्न है। यह संवाद समानतः संविधान की प्रकृति से संबंधित है। इसी प्रकार न्याय शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यह सामान्य रूप से नैतिकता या अच्छाई है, न कि केवल गुणवत्ता, प्रदर्शनी, कानूनी कार्य। गणतंत्र मूलतः आचरण के शाश्वत सिद्धांत की खोज है। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक एक राज व्यवस्था तो है ही, जो प्लेटो की बुक है, बट उसमें क्या क्या चीजें, इसमें सिर्फ और क्या कहते हैं, सिर्फ राजतंत्र ही नहीं, राजतंत्र के साथ साथ किस तरीके से अभिजात वर्ग कार्य करेंगे क्या, और जो शासन का रिपब्लिक तरीका है उसको सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ शासन के तरीके से नहीं देखना है, एक व्यवस्था के थ्रू तरीके से नहीं देखना है। प्लेटो कहते हैं कि वो अपने डायलॉग्स में ये बताते हैं कि रिपब्लिक ये खोज रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रूप खोज रहा है। वो कहता है जैसे कि वो कहते हैं कि सिमिलरली द टर्म जस्टिस इज यूज्ड इन वेरी वाइड स्टैंड। वो सीधे पता है, जब अगर आप बुक को देखोगे रिपब्लिक, तो रिपब्लिक के आगे सीधे लिखता है कंसर्निंग जस्टिस। ये पूरी तरीके से जस्टिस पे बेस है, कितना आपका अच्छा आचरण होगा, किस तरीके से आपकी चीजें होंगी, वो उस ब्रॉड सेंस को वो दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ एक शासन की कोई प्रणाली नहीं है रिपब्लिक, ठीक है, उसमें शासन की प्रणालियों के बारे में बताया गया है, बट उसी के साथ एक वाइडर रेंज में बात करते हैं कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस में किस तरीके से किस व्यक्ति को रहना चाहिए। ठीक है, जस्टिस का इनकी द रिपब्लिक इज फंडामेंटली सर्च फॉर द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। ठीक है, किस तरीके से एक जो शाश्वत सिद्धांत की खोज करेगा कि एक व्यक्ति को कितने अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए, सही तरीके से कार्य करना चाहिए, अच्छे और सही तरीके से, जिसमें नैतिकता और अच्छाई होती है। रिपब्लिक जो प्लेटो की पुस्तक है वो इन सभी चीजों को बात करता है। अब रिपब्लिक में आपका देखोगे, रिपब्लिक के बारे में जब डिस्कशन होता है, ठीक है, रिपब्लिक में जब जस्टिस की थ्योरी की बात होती है तो उसमें आते हैं सेफलस पहले। सेफलस कहते हैं द फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल कस्टमरी व्यू स्पीकिंग द ट्रूथ और पेइंग वंस डेब्ट। सेफलस का कहना है कि जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है, कि एक व्यक्ति जब किसी से अगर हमने कर्जा उठाया है तो हमको उसका कर्जा लौटा देना चाहिए, अपना कर्ज चुका देना चाहिए टाइम पे। दूसरा है सच बोलना। सेफलस कहते हैं कि पहला तो सच बोलना और दूसरा अपना कर्जा चुकाना। तो यहाँ पे प्लेटो कहते हैं, ठीक है, कि अगर राजा बहुत पागल किस्म का है और उसके सामने हम ये सच बोल दें कि राजा आप तो पागल है, तो भाई राजा तो सीधे आपका गला काट देगा, उसके सामने हमें सच बोलना ही क्यों, वो सच तो फिर ये तो जस्टिस नहीं होगा। फिर सेफलस के बाद उनका बेटा आता है पॉलीमार्कस। ठीक है, वो आगे चल के क्या कहते हैं कि न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक जो उसके लिए उचित है उसे देना और शामिल करना, वो होता है जस्टिस। चलो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ किसी ने कोई काम किया और उसको हम उसका हक दे देंगे। ठीक है, थ्रेसीमेकस का कट्टरपंथी सिद्धांत या सोफिस्टों का कट्टरपंथी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो आता है, जो कि कहते हैं न्याय मजबूत के हित में है। कुछ इसी तरह का सिद्धांत गोर्गियस में कैलकुलस द्वारा बनाया गया। न्याय को ताकतवर के हित के लिए ही देयर डिफाइंस इट एज ए नेसेसिटी ऑफ वीकर। ठीक है, और कमजोरों की आवश्यकता के रूप में वो परिभाषित करते हैं। ठीक है, रेडिकल थ्योरी जो कि थ्रेसीमेकस, और जो कि मेनली जो रेडिकल जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, मतलब कि मत्स्य न्याय जो होता है कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खाती रहेगी। फिर द कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी आते हैं ग्लॉकन का। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीकर, it is child of fear, the state is the individual writ large, the inner principle of human mind work themselves
out in the social institute and are manifested there in more concrete and visible form. तो ग्लॉकन क्या कहते हैं, न्याय कमजोर लोगों का है, यह डर की संतान है और राज्य व्यक्तिगत रूप से बड़ा है। मानव मन के आंतरिक सिद्धांत सामाजिक संस्थाओं में स्वयं कार्य करते हैं और वह अधिक ठोस और दृश्यमान रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम किसी वीक का इंटरेस्ट भी देख रहे हैं तो किसी अगर कोई स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट होगा तो फिर उसका तो हम लोग कहीं ना कहीं से हटा ही रहे हैं। अब आगे चल के क्या होते हैं कि इसका जो कंक्लूजन निकलता है तो प्लेटो इसका कहते हैं कि वो कहते हैं कि 4 प्रमुख गुण होने चाहिए जस्टिस के, ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। जिसके अंदर ज्ञान होगा, साहस होगा, संयम होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद न्याय। इस प्रकार इस सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद को उस कार्य तक सीमित रखना चाहिए जिसके लिए प्रकृति और पोषण द्वारा सबसे उपयुक्त है। लास्ट में प्लेटो यही कंक्लूजन देते हैं और यही कंक्लूजन आप लोगों को भी लिखना है बुक में, यही आपको समझना भी है। ठीक है, सेफलस देते हैं, फिर सेफलस के बाद उनके बेटे देते हैं, फिर थ्रेसिमेकस देते हैं, फिर ग्लॉकन देते हैं, बट लास्ट में इन द लास्ट क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ये क्या समझाना चाहते हैं कि अगर किसी को ड्यूटी मिली है कि वो सोल्जर का काम करेगा तो वो सोल्जर का ही काम करे, वो किसी दूसरे में इंटरप्ट ना करे। ठीक है, principle that each one should limit himself to function of for which he is best fitted by the nature and nurture। ठीक है, आप जिस कार्य को कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, अब किसी का हाथ नहीं है और हम उसको बोले कि भाई तुम पेंटिंग करो, ऐसा मतलब रेयर केसेस में पॉसिबल है कि कोई पैर से बना रहा है ये वो, बट हर कोई वो काम नहीं कर सकता भाई। ठीक है, तो जिस काम के लिए किया गया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है, पॉपर करते हैं, कार्ल पॉपर बहुत बड़ी क्रिटिक है। प्लेटो क्रिएट्स ए सिस्टम ऑफ प्रिविलेज इन सोसाइटी। पॉपर फिर कहते हैं कि प्लेटो कॉल्स प्रिविलेज जस्ट वाइल वी यूजली मीन बाय जस्टिस रेदर देन द एब्सेंस ऑफ सच प्रिविलेज नो लीगल एप्टिट्यूड। सेबाइन कहते हैं इन नो सेंस इट इज जुरिडिक्स डेफिनेशन फॉर इट लैक्स द नेशन connotation by Latin words is an English word right of power, volunteer action in the exercise of which a man will be protected by law and supported by the authority of the state। ठीक है, कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो समाज में विशेषाधिकार की जो परंपरा है वो बनाते हैं। ठीक है, कि पहला एक वर्ग बहुत ही महान गोल्ड का रहेगा, दूसरा जो वर्ग है वो सिल्वर का रहेगा, तीसरा वर्ग है जो कि गोल्ड का रहेगा। कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, पॉपर फिर आगे प्लेटो इसे विशेषाधिकार कहता है, जबकि न्याय से हमारा अभिप्राय समानता ऐसे विशेषाधिकार का अभाव होता है। ठीक है, हमें तो भाई किसी को न्याय क्या होता है, आज के टर्म में अगर हम जस्टिस देखें तो जस्टिस का क्या है कि हर कोई कानून के समक्ष क्या है, बराबर है। सेबाइन के अनुसार किसी भी मायने में यह एक न्यायिक परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें लैटिन शब्द इज्म और अंग्रेजी शब्द सत्ता के अधिकार, शैक्षिक कार्रवाई द्वारा राष्ट्र का अभाव है, जिसके अभ्यास में एक व्यक्ति को कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। तो न्याय तो ये है ना कि न्याय जिसमें कि कानून रहता है। तो प्लेटो की आलोचना वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे चल के जब बात आती है, इस प्लेटोस थ्योरी इज टोटलिटेरियन, अधिनायकवादी है। इट हैज बीन अर्ज्ड इन सर्टेन क्वार्टर्स दैट प्लेटोस थ्योरी इज टोटल अधिनायकवादी है वो। ठीक है, टोटलिटेरियन है। इट लीड्स टू कंप्लीट सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, उनको इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करते। वेपर कहते हैं दे ओबे द रूलर्स विदाउट क्वेश्चन सो दैट द डिजायर ऑफ वल्गर may be controlled by the desire and wisdom of cultivated few। बिना शासकों का पालन करना है ताकि अश्लीलता की इच्छा को कुछ लोगों की इच्छाओं और बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जा सके, या कोई भी अगर डिजायर है, इच्छा जो है उसके थ्रू किया जा सके। ठीक है, मतलब हर कोई एक वर्ग तक कैसे सीमित रह सकता है। ठीक है, आप सोल्जर्स को कह रहे हो कि आप लड़ाई पे जाओ, आप क्या कहते हैं सोल्जर्स का पूरा एक क्लास अलग सा बना रहे हो, आप फिलोसफर्स का क्लास अलग सा बना रहे हो, तो पहले से लोग कैटेगराइज कर दे रहे हो और कह रहे हो कि जस्टिस क्या है, ओबे द रूलर्स। ठीक है,
जोड नोट स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी बिटवीन प्लेटो's थ्योरी एंड टोटलिटेरियनिज्म ऑफ फासिज्म। ठीक है, जोड क्या कहते हैं कि जो फांसीवाद है और प्लेटो का जो अधिनायकवाद है उसमें बहुत समानता है, कि भाई दोनों सेम है। वो राज्य की चीजें थोप रहे हैं कि राज्य क्या करेगा, 3 वर्ग बनाएगा और वो 3 वर्ग चुपचाप अपना काम करेंगे। क्रॉसमैन का मानना है कि प्लेटो का दर्शन उदार विचारों पर सबसे क्रूर और सबसे गहरा हमला है जिसे इतिहास दिखा सकता है। ठीक है, प्लेटो फिलोसफी बहुत ही सैवेज है और एक अटैक करती है लिबरल आइडियाज पे। लिबरल आइडियाज क्या कहता है, उदारवाद क्या कहता है, उदार विचार ये कहता है कि हर किसी को अपना कार्य अपने हिसाब से अपने अनुसार आप करने दीजिए। लास्ट में प्रोफेसर पॉपर अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में उन्होंने कहा, ध्यान रखिएगा ये बुक याद भी रखिएगा, कि प्लेटो का राजनीतिक कार्यक्रम अधिनायकवाद से बेहतर ना होकर मूलतः उसके समान है। पॉपर निम्नलिखित शब्दों में अपने मुद्दे को बात करते हैं। फॉलोइंग वर्ड्स जो है उसमें वो कहते हैं कि प्लेटो कॉज प्लेटो इसे विशेषाधिकार कहते हैं, जबकि न्याय से हमारा अभिप्राय सामान्य क्या है, विशेषाधिकार का ना होना। जबकि प्लेटो न्याय को व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं बल्कि पूरे राज्य की संपत्ति मानते हैं, जो उसके वर्गों के बीच संबंध पर आधारित रहेगा। राज्य तभी न्यायपूर्ण है जब स्वस्थ, सशक्त, एकजुट और स्थिर होगा। यही होता है ना, राज्य तभी न्यायपूर्ण रहता है। प्लेटो ने इस प्रकार की आपत्ति का अनुमान लगाया और गणतंत्र में इसका सामना करने का प्रयास किया। वह एडेमेंटल्स की टिप्पणी करते हैं कि यह पूरा प्रश्न की न्याय लाभदायक है और अन्याय अलाभकारी है, हास्यास्पद हो गया। आदर्श राज्य की स्थापना का उद्देश्य अभिभावकों की खुशी नहीं बल्कि समाज की भलाई है। उसका व्यक्तित्व समग्र का एक भाग्य होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लेटो कहते हैं, प्लेटो को लगता है कि भाई आगे चल के इस पे बहुत ज्यादा वो आगे वो चल के क्या कहते हैं कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज की भलाई हो सके और समाज जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अब बारकर आते हैं। बारकर ने फिर से कहा कि स्वयं उतना ही 10 व्यापक है जितना उसका व्यक्ति सबसे संकीर्ण होता है। जब वह खुद अपने आप से बाहर बिना किसी हित के खड़ा करता है, सबसे व्यापक तक होता है जब तक वह मौजूद होता है और एक हिस्से में के रूप में कार्य करता है, खुद को उस पूरे शरीर के हित के साथ पहचानता है जिसका वह एक हिस्सा है। व्यक्ति जितना व्यापक रूप से एक हिस्से के रूप में कार्य कर सकता है, उसकी रुचि उतनी अधिक होगी, उसकी व्यक्तित्वता उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पे बारकर क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो आपका देखो, अगर कोई एक व्यक्ति एक ही कार्य में लगा हुआ, ठीक है, चाहे वो फिलोसफर हो जाए, चाहे वो आपका प्रोड्यूसर क्लास हो जाए, चाहे वो सोल्जर क्लास हो जाए, वो कहीं ना कहीं से अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, पॉपर ने दार्शनिक राजाओं के शासन को वर्ग नियम के रूप में नामित किया, एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग द्वारा शासन के रूप में, लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया कि इसे वर्ग नियम क्या बनाता है। वह उनके द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का भी वर्णन नहीं करते हैं कि भाई क्या है, क्यों ऐसा रूल बना रहे हैं आप और क्यों उनको एक विशेषाधिकार दिया जा रहा है, वो कहीं पर भी वो डिस्क्राइब नहीं कर। एजुकेशन थ्योरी इन रिपब्लिक की अगर बात करें तो बारकर मानते हैं कि मानसिक चिकित्सा द्वारा मानसिक रोग को ठीक करने का प्रयास जो है वो एक्चुअली प्लेटो करते हैं। प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा सामाजिक इकाई मांग करती है। ठीक है, यहाँ समाज का भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है किसी के भी शिक्षा व्यवस्था में। पॉपर ने पॉपर ने प्लेटो पर खुले समाज का दुश्मन होने और अधिनायकवाद का समर्थक होने का आरोप लगाया, जो बाद का शैक्षिक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना नहीं बल्कि उसके राज्य के सेवक के रूप में बनाना है। कि प्लेटो का जो एजुकेशन का थ्योरी है वो पूरी तरीके से इसी पे। अब प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या है? शिक्षा का कार्य विचारों या ज्ञान को आत्मा में डालना नहीं बल्कि इसे सही वस्तु की ओर निर्देशित करके इसमें छिपी सर्वोत्तम चीजों को बाहर निकालना। शिक्षा जीवन भर का विषय है, प्लेटो का ये कहना है। भाई सही भी है, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ है। रूसो का बहुत बड़ा कथन आता है, रूसो ने इसे शिक्षा पर अब तक लिखा गया सबसे महान कार्य बताते हैं, जो बिल्कुल सही है। वह राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की प्रणाली पर बहुत जोर देते हैं प्लेटो। लड़के और लड़कियों की शिक्षा
दोनों प्रकार की शिक्षा जो होती है वो मिलनी चाहिए, लड़के लड़कियों को मिलनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, मिलनी ही चाहिए। उसकी वो बात जो है प्लेटो यहाँ पे करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि प्लेटो इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। अगर आपसे कहा जाए हु इज द फेमिनिस्ट, फर्स्ट फेमिनिस्ट, तो प्लेटो विल बी द फर्स्ट फेमिनिस्ट। यही इसी वजह से ये जो लाइन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी वजह से उनको कहा जाता है ही इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। ध्यान दीजिएगा। नो रेफरेंस टू प्रोड्यूसिंग क्लास इन हिज स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की उनकी योजना में उत्पादक वर्ग का कोई उल्लेख नहीं। जो इनका थर्ड क्लास है उसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? प्लेटो के अनुसार सबसे अच्छी यानी बुनियादी जो स्टार्टिंग है, सबसे अच्छी शिक्षा आत्मा या मन के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक होनी चाहिए। अपनी नैतिक संदेश की शुद्धता को बनाए रखने के लिए साहित्य और संगीत दोनों को राज शासन के अधीन किया जाना चाहिए और सरल बनाया जाना चाहिए कि व्यक्ति को पहली चीज तो उसको उसका दिमाग सही रखा जाए। ठीक है, तो संगीत अच्छा उसको सुनाया जाए, उसको उसकी जो बॉडी जो ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग उसको मिलती रहे स्टार्टिंग से। दूसरा चीज, उसको अच्छी किताबें पढ़ाई जाए जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हो ताकि उसका दिमाग भी उस ग्रोथ की तरफ बढ़े। ठीक है, और हर एक चीज राज्य के कंट्रोल के थ्रू करना चाहिए और राज्य को पूरा खर्चा उठाना चाहिए इस एजुकेशन का। फिर आती है उच्च शिक्षा। ठीक है, ऊपर उल्लिखित 18 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा चलती है। ठीक है, 2 साल का सैन्य परीक्षण पाठ्यक्रम शामिल है। प्रशिक्षण के अंत में सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षा के माध्यम से छंटनी की प्रक्रिया होगी। जो असफल होंगे उन्हें समाज का आर्थिक कार्य दिया जाता है। 20 वर्ष की आयु में व्यवसायी, क्लर्क, श्रमिक और किसान तथा उस समय ज्ञात गणित और खगोल विज्ञान जैसे विज्ञान का अध्ययन 10 वर्षों तक उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो चीज आ गई। After 10 years, at the age of 30, there is a second elimination test for difficult than the first one. अब दूसरा टेस्ट होगा 30 वर्ष की आयु पे। ठीक है, अब उसमें वो टेस्ट किस चीज का लिया गया? जिन लोगों को हटा दिया जाता है उन्हें नगर राज्य के सहायक, कार्यकारी सहयोगी और सैन्य अधिकारियों का काम दिया जाता है। सफल उम्मीदवार बनने के लिए डायलेक्टिक की पढ़ाई होती है जो 5 साल तक चलती है कि आप कितना बात विचार कैसे कर सकते हैं। शासकों को द्वंद्वात्मक के 5 साल के अध्ययन के बाद तीसरी परीक्षा में प्रवेश करना होगा ताकि यह साबित हो सके कि वह खुद को धारणा की भावना से महसूस करने में सक्षम है या नहीं। फिर शुरू होता है 15 साल के व्यवहारिक अनुभवों का दौर और 50 वर्ष की परिपक्व उम्र में जो लोग शिक्षा की लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरे होते हैं वह दार्शनिक राजा बनने के लिए क्या होते हैं? पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो सेबाइन के अनुसार यह गणतंत्र में सबसे मौलिक और साथ ही सबसे विशिष्ट जो प्रस्ताव है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से फिलोसोफर किंग जो है एजुकेशन में, अब फर्स्ट देखिए, पहले तो आपका एलिमेंट्री है जो कि आपका जन्म से शुरू हो जाता है, बच्चे के पैदा होने से ही। ठीक है, बच्चे के पैदा होने से 18 साल तक चलेगा ये पूरा सब कुछ। ठीक है, सेकेंड देखिए, 18 साल पे एक होगी परीक्षा। ठीक है, रुक जाइए भाई, हिंदी में लिख रही हूँ, रुकिए इसको भाई। ठीक है भाई, तो कई लोग कहते हैं कि भाई आपका 18 साल पे होगी, कई साल लोगों को वो छटनी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, और 2 साल का उनको मतलब कि 2 साल तक उनको सैन्य प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे में आप देखिए तो 20 ईयर्स में एक टेस्ट होगा जहाँ पे जो लोग फिर छट जाएंगे। फिर थर्ड स्टेज क्या रहेगा? फिर 30 ईयर्स पे होगा, 10 ईयर्स तक उनको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? और 35 एज तक। ठीक है, यहाँ से फिर वो लोग 10 जो पार्ट्स होंगे वो 10 ईयर्स क्या फिर और एजुकेशन कुछ चीजें उनको समझाई जाएगी। फिर 10 ईयर्स, फिर उसके बाद आपका फिर आ जाएगा और 5 साल तक और उनको शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है,
तो 35 के बाद उनकी जो होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल 5 स्टेजेस हैं इसके 50, और 50 की एज पे कोई भी व्यक्ति क्या होगा, फिलोसोफर किंग बनता है। तो ये 5 स्टेजेस है, आप इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको एग्जाम में भी बता सकते हैं। जन्म से 18 साल तक, फिर सैन्य प्रशिक्षण जो भी देना बहुत जरूरी है वो आपका स्टार्टिंग में देख लीजिए, ठीक है। अब 15 वर्ष के व्यवहारिक अनुभव जो होंगे उन पे, और जो भी है व्यक्ति वो धीरे धीरे छटते जाएंगे, ठीक है। वाई एवोल्यूशन ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन अगर देखें तो सेबाइन कहते हैं पाठ्यक्रम किसी भी अर्थ में महिलाओं के अधिकार के लिए तर्क नहीं है, बल्कि राज्य को प्राकृतिक क्षमता की संपूर्ण आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए एक योजना मार्ग है, ठीक है। मतलब उतना भी वुमेन्स राइट के लिए उतना काम नहीं कर रहे। सबाइन के अनुसार प्लेटो ने कभी भी कारीगरों के प्रशिक्षण पर चर्चा नहीं की, वो सिर्फ फिलोसफर किंग के बात कर रहा है। बट अगर देखा जाए तो वो स्टार्टिंग से कही रहे हैं कि हाँ उन्हें ऐसे कार्य करना चाहिए, उसे ऐसे। यह भी स्पष्ट नहीं किया उन्हें प्रारंभिक निर्देशों की योजना में कैसे शामिल किया जाना चाहिए। यह तथ्य उनके निष्कर्ष की आश्चर्यजनक शिथिलता और व्यापकता को दर्शाता है कि उन्होंने जो तीसरा वर्ग है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इन द आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य में सरकार के सिद्धांत। 2 वर्गों के व्यक्ति क्रमशः साहस और बुद्धि के गुणों से संपन्न थे, जो उन्हें निस्वार्थ रूप से राज्य की सेवा के लिए उपयुक्त बनाते थे। वे दोनों वर्ग पुण्य में भाग लेने की क्षमता में उत्पादक समूहों से भिन्न हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की सरकार का चरित्र कुलीन होना चाहिए। अब प्लेटो को इसलिए भी बहुत क्रिटिक होना चाहिए, क्रिटिक सुनना पड़ता है क्योंकि उनको एक एरिस्टोक्रेटिक जो नेचर है उनका बहुत ही हाई फाई था, ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि भाई वो कभी भी कमजोर हो, अब वो यार भाई लालू प्रसाद यादव है, वो इतने बड़े नेता बने, मतलब जो भी उन्होंने किया, तो फिर आगे चल के वो उन्होंने करप्शन भी किया। तो कहीं ना कहीं प्लेटो की ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं इससे सही भी रहती है कि एक व्यक्ति को आदर्शवादी भी होना चाहिए, एक व्यक्ति हमें राजा वैसा ही चुनना चाहिए जो नैतिकता के आधार पे हो। पर फिर अटल बिहारी जी का आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितने अच्छे उनके विचार थे, विपक्ष को भी साथ लेके चलते थे। बट फिर उनके साथ जो हुआ वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। पॉपर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक राजा को आम आदमी से इतना ऊपर रखा गया कि वह ईश्वरीय नहीं तो ईश्वर जैसा बन जाता। मतलब इतना उसको हाई फाई, उसको हर एक चीज दी गई। वह सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमान दोनों की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। मतलब वो ओमनी साइंस एंड ओमनी पोटेंट दोनों है, लाइक ही हैज द होल थिंग, ठीक है। अभिभावक राज्य के हितों की पहचान, अभिभावकों को अपने हितों के साथ राज्य के हितों की पहचान का पूरा एहसास होता है, बल्कि यह कहा जाता है कि राज्य के कल्याण के अलावा अन्य कोई हित ही नहीं है उनके लिए। जो गार्जियन स्टेट होगा उसका कार्य क्या है कि वो पूरी तरीके से उसका जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी उसके कार्य होंगे, वो कहीं ना कहीं से राज्य के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, ठीक है। अब दार्शनिक राजाओं का जो नियम है वो क्या, अभिजात वर्ग द्वारा सरकार, the government by the elite until philosophers are king and princes of this world have the spirit and power of philosophy and political greatness and wisdom meet in one of those commoner nature who pursue either the exclusive of the other are compelled to stand aside. Cities will ever have rest from evil, no, nor the human race, as I believe, and then only will this or a state have possibility of life and behold the light of the day, ठीक है। अभिजात वर्ग द्वारा सरकार, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते हैं, इस दुनिया के राजकुमारों में दर्शन की भावना शक्ति होती है और राजनीतिक महानता और ज्ञान एक में मिलते हैं, और वे सामान्य प्रकृति के होते हैं जो किसी एक को छोड़कर दूसरे का पीछा करते हैं, एक तरफ खड़े होने के लिए मजबूर है। शहरों को कभी भी बुराई से आराम मिलेगा, न ही मानव जाति को, जैसा कि मेरा मानना है कि और केवल तभी हमारे राज्य में जीवन की संभावना होगी, दिन की रोशनी हमें दिखाई देगी, जब तक हमें एक अच्छा किंग जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लोकतंत्र विरोधी जो है क्रॉसमैन जो कहते हैं, प्लेटो एक अभिजात वर्ग बना रहा। उसका मानना था कि किसान, कारीगर, दुकानदार राजनीतिक जिम्मेदारियां जो है वो नहीं। तो उनका साफ कहना था क्रॉसमैन का कि प्लेटो एक पूरे वर्ग को क्या मानता है वो कि उनको भी उनको कुछ भी नहीं आता, वो अक्षम है एक तरीके से, पूरे तरीके से।
चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, दुकानदार हो, वो राजनीतिक जिम्मेदारियां नहीं ले सकते। सरकार सौम्य लोगों की पूर्व आवश्यकता थी, जिन्हें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए वे युद्ध और राजनीति की जिम्मेदारी के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे इनका क्रिटिक जो है वो चल रहा है। डिस्पोटिक है पूरे तरीके से। निरंकुश दार्शनिक राजा एक अर्थ में निरपेक्ष है कि वे किसी भी लिखित कानून से बंधे या सीमित नहीं है। वे जनता की राय के प्रति जिम्मेदार नहीं है या प्रतिक्रियाशील भी नहीं है। नागरिकों को दार्शनिक राजाओं की देखभाल और मार्गदर्शन के लिए खुद को उसी तरह समर्पित करना चाहिए, जिस तरह एक मरीज एक बार खुद को उनके इलाज के लिए समर्पित करने का फैसला लेता है। ठीक है भैया, उसके बाद अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो चाहे हमारा गला काट दे, हमें मार दे, हमें कोई उसका वो नहीं है। तीसरा, अगर देखोगे तो दास्ता। तथ्य यह है कि आदर्श राज के नागरिकों से पहले दार्शनिक राजाओं के पूर्ण शासन के लिए खुद को समर्पित करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें राज्य की नीतियों को आकार देने में कोई हिस्सा या आवाज नहीं दी जाती, जिससे कुछ लोगों को यह टिप्पणी करनी पड़ती है कि प्लेटोनिक नागरिक हॉब्स लेवियातन के लोग दास्ता की स्थिति में उन्हें बस शासक वर्ग की इच्छाओं को पूरा करना है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे कि किस तरीके से यहाँ पे जो इतने भी थिंकर्स हैं, विचारक है, आइडियल स्टेट की अपनी जो विचारधारा है उसका खंडन करते हैं कि यहाँ पे ये चीज गलत हुई है, इस तरीके से प्लेटो ने गलत किया है। बचाव में सेबाइन क्या कहते हैं कि मिशन सनक का मामला नहीं था, बल्कि दार्शनिक या तार्किक परिणाम की बात की गई थी। या यदि वैज्ञानिक ज्ञान में हमेशा श्रेष्ठता होती है, मान लीजिए कानून के प्रति उस सम्मान का कोई आधार नहीं है जो इसे राज्य में संप्रभु शक्ति बना दे, तो इसलिए जरूरी है कि वो रह गए। एक जो क्या कहते हैं डेस्पोटिक रूल रहना चाहिए। पॉपर आगे इस डेस्पोटिक रूल को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि निरंकुश शासन की अवधारणा को खारिज किया। बाहरी जांचों और प्रतिबंधों के अभाव के कारण इसका परिणाम पूर्ण अधिनायकवादी होना तय है। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉपर इस कहावत पर भरोसा करती है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता भ्रष्ट करती है। ठीक है, वो साफ कहते हैं कि भाई अगर ज्यादा पावर किसी के भी पास आएगी तो भाई वो कहीं ना कहीं से भाई जाएगा। इस आपत्ति पर नीचे विशेष विस्तार से चर्चा की गई। यह भी याद रखना चाहिए कि दार्शनिक राजाओं के साथ साथ अभिभावकों की तरह यह त्याग और समर्पण में से भी एक है कि भाई अगर उनको बहुत ज्यादा पावर दी गई है तो उनको एक तरीके से आपका ये भी चीज दी गई है कि भाई आपको उन लोगों के पास ना फैमिली है ना कुछ है, वो अपना इस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लेटो अभिभावक वर्गों को उनके विशेष कार्य के लिए प्रशिक्षित करते हैं, निस्वार्थ रूप से कर्तव्यों के पालन करने की बात करते हैं, राजनियंत्रित शिक्षा देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। उनके पास आवश्यक सीमा से अधिक कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सोल्जर क्लास हो, चाहे वो आपका फिलोसफर क्लास हो, उनके पास नहीं रहेगा। गार्जियन क्लास के पास नहीं रहेगा। प्रावधान ऐसे होने चाहिए जो प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए आवश्यकता हो वो उनको मिल जाएगा। प्लेटो ने केवल राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग करने की सलाह दी। सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो सरकार पर धन के हानिकारक प्रभाव में इतनी दृढ़ता से आश्वस्त था कि जहां तक सैनिक और शासकों का संबंध है, उसे धन को समाप्त करने के अलावा बुराई को खत्म करने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता कि भाई उनको धन से एकदम अलग कर दो। जितना वो धन से दूर रहेंगे उतना ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि प्लेटो ने केवल योद्धाओं और शासक वर्गों के लिए निजी संपत्ति को समाप्त किया। ये ध्यान रखिएगा। उनकी योजना उत्पादक वर्ग को बिल्कुल नहीं छूती, जो थर्ड क्लास है उनको बिल्कुल नहीं छूती। दूसरी ओर आधुनिक समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांत राज्य की आर्थिक संरचना को पूरी तरह बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद राजनीति है, जबकि आधुनिक समाजवाद समुदाय की आर्थिकता की बात करता है। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद आधा साम्यवाद है, यह एक छोटे वर्ग को प्रभावित करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद सार्वभौमिक है। प्लेटो का साम्यवाद चरित्र में तपस्वी है, यह समर्पण का तरीका है, यह सर्वश्रेष्ठ पर केवल सर्वश्रेष्ठ पर लगाया गया जो समर्पण है उसकी बात की करते हैं कि भाई अगर हमें समर्पण देखना है तो इसी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अब अगर बात करें कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की, तो प्लेटो साफ कहते हैं, प्लेटो रिगार्ड्स फैमिली अफेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन एज अनदर राइवल टू द स्टेट इन द कम्पिटेंट फॉर द लॉयल्टी ऑफ रूलर्स। यानी जितने भी शासक हैं
शासकों की जो वफादारी होती है वो कहीं न कहीं से, अगर वो किसी फैमिली से कनेक्टेड रहता है तो सबसे पहले कोई भी अगर उसके पास काम आएगा तो वो सबसे पहले अपनी उस फैमिली के बारे में सोचेगा, सबीन कहते हैं। तो इस वजह से प्लेटो साफ कहते हैं कि भैया कोई भी प्लेटो निजी घरानों की निंदा या एक विशिष्टता के केंद्र के रूप में करता है, जहाँ स्वार्थी प्रवृत्ति जो पनपती है या भोगवादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है, या महिलाओं को उनके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित करने से रोकता है। ठीक है? यहाँ महिलाओं को एक सीमित वर्ग तक रहना चाहिए, उसकी बात करते हैं। महिलाओं को घर में एकांतवास में रहकर परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है और सिर्फ वहीं तक वो सीमित रहती हैं। तो प्लेटो यहाँ इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि सेक्स के मामले को छोड़कर पुरुष और महिला के बीच कोई बुनियादी अंतर ही नहीं है। ठीक है? दे बोथ आर सेम, अगर ये एक चीज ना हो तो इसलिए हमको उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्लेटो ने यूजेनिक्स कारणों से भी परिवार को खत्म करने की मांग की। वो साफ कहते हैं ना, परिवार नहीं रहेगा। यूजेनिक्स मतलब जो बेस्ट मैन रहेंगे और जो बेस्ट आपकी वुमेन रहेगी, उनके बीच आगे चल के जो सेक्स होगा उसके थ्रू जो बच्चा पैदा होगा, चाइल्ड होगा, वो सबसे बेस्ट जीन्स रहेगा। मतलब उस बच्चे में, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे महिला और पुरुष के थ्रू अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें सबसे बेस्ट जीन्स रहेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स का सिद्धांत। और फिर बाद में वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो स्टेट को दे दिया जाएगा। उनका कहना है कि राज विवाह के लिए उपयुक्त कारणों और अवधियों को चयन करेगा जिस पर अपेक्षित संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए पर्याप्त संख्या में विवाह मनाए जाएंगे। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ और महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो लोग रहेंगे उन दोनों को चुना जाएगा। राज्य ऐसे बच्चों की देखभाल करेगा और किसी भी माता पिता को अपने बच्चों के बारे में पता नहीं चलेगा। एक ही मौसम में पैदा हुए सभी बच्चे क्या, उनको भाई बहन माना जाएगा। अब यहाँ पे भाई बहन वाला रूल आ गया, तो भाई बहन अगर मानेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं, वो भी तो फैमिली ही क्रिएट होती है। तो ये होता है कम्युनिज्म का सिद्धांत। गणतंत्र एक आदर्श रूप में अगर देखा जाए तो यह कोई यूटोपिक नहीं, व्यवहारिक राजनीति में गहरी रोशनी रखने वाला एक विचारक का काम है। इस सिद्धांत को खारिज करते हुए कि मनुष्य को घातक अपरिहार्य रूप से सामाजिक परिस्थितियों का कैदी बना रहना चाहिए, प्लेटो मनुष्य की एक समुदाय बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि जो न्याय होगा वो आदर्श रूप से होगा। इस बीमारी के लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया वो तर्क पर आधारित था। वैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा द्वारा ज्ञान के तरीकों में तर्क का परीक्षण उन्होंने किया। साम्यवाद की प्रणाली द्वारा कारणों की भूख के बंधन से मुक्ति, उस प्रणाली के तहत प्रशिक्षण कारण के स्वतंत्र कार्य, दो राज्यों का एकीकरण जो है वो एक तरीके से उन्होंने कहा। किस तरीके से कि एक हम लोग एक ऐसा व्यवहार या एक ऐसी चीज हम मानते हैं कि जो गणतंत्र का जो एक आदर्श रूप है वो कहीं ना कहीं से बहुत यूटोपिक है, बट अगर इस चीज को लागू किया जाए तो कितना सही रहेगा। जैसे जैसे प्लेटो बड़े होते गए उन्हें एहसास होने लगा कि आदर्श जो है वो हासिल नहीं किया जाएगा। शहर की स्थापना शब्दों में की गई है, प्रत्येक के लिए मैं कल्पना करता हूँ कि वह कहीं मौजूद नहीं है। प्लेटो ने रिपब्लिक की 8वीं 9वीं किताब में अन्याय और अन्यायपूर्ण राज्य के बड़े अक्षरों में दर्शाने को प्रयास किया। प्लेटो हमें भ्रष्टाचार की दिशा की तार्किक और पूर्ण तस्वीर देता है, जिस प्रकार महत्व के क्रम में प्रत्येक मनोवैज्ञानिक कारण के बाद आत्मा के मनोवैज्ञानिक कारण को प्रस्तुत करके आदर्श राज का निर्माण किया गया। तो वो सब कुछ बताते हैं कैसे करप्शन होता है, बिकॉज प्लेटो खुद एक बहुत ही बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे। आदर्श राज के 3 तत्वों के पूर्ण सामंजस्यपूर्ण मिलन पर आधारित है आदर्श राज पूरी तरीके से, जो अन्य दो तत्व प्रभुत्व और शासन का कारण बनेगा। जब यह सद्भाव वितरित होता है तो हमें बुराई भी मिलती है। बुराई की प्रगति अव्यवस्था में प्रगति के अलावा और कुछ नहीं। अगर कहीं पर भी कोई चीज खराब हो रही है तो साफ बात है कि चीजें बिगड़ेंगी। डिफरेंट करेक्ट फॉर्म्स जो है, when reason is removed from its place of authority and made to serve the spirit, we have the first corrupt form which Plato calls dash, जो कि कुलीन। ठीक है, पहला एक भ्रष्ट रूप हमें मिलता है। When appetites become dominant and both reason and spirit becomes its servant, that is oligarchy. Oligarchy जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे होगा मिलिट्री रूल।
ठीक है? आपका यहाँ पे होगा मिलिट्री रूल। जब आपका स्पिरिट यानी अगर सैनिक जो हैं, अगर सैनिक किसी नेता को हटा देते हैं तो भई ज़ाहिर-सी बात है मिलिट्री रूल लग जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, आप साउथ कोरिया को ले सकते हैं। The next downward spirit is taken within the reason and appetite of desire of for wealth has been removed. This is known as democracy. ठीक है, जहाँ पे जो भूख है जो आगे बढ़ जाएगी, मतलब सभी लोगों का शासन होगा उसको। अंतिम कदम तब उठाया जाता है जब निम्न इच्छाएं हावी हो जाती है और वासना और जुनून समाज में व्यक्तियों पर हावी हो जाते हैं। यह अत्याचार और उस स्थिति को सबसे खराब रूप है जिसमें मानव आत्मा अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच जाता है वो। ठीक है, डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ डीजनरेशन, अधपतन की बहुत सारी वो बात कहते हैं। मानव समाज विकास और क्षय के नियम के अधीन है। अधिकतम का सिद्धांत और जो अधिकता में भाग लेता है उस पे बहुत ज्यादा प्रभावित है। लोकतंत्र निम्न स्थान वह समान और असमान को समान रूप से समानता प्रदान करके लोकतंत्र में कुलीन तंत्र को भी अस्वीकार करते हैं। यह दावा करता है कि शासन में किसी को भी फिट होने या खुद को फिट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अन्यायी दुखी है कि प्लेटो सिद्ध करता है कि अन्यायी मनुष्य सभी मनुष्यों में सबसे कम सुखी और सबसे अधिक दुखी होते हैं। अब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है रिपब्लिक टू द स्टेट्समैन। गणतंत्र से स्टेटमेंट्स में उनका संक्रमण हो जाता है। तो प्लेटो स्टेटमेंट में दार्शनिक राजा की अवधारणा को नए सिरे से वो बताते हैं। प्लेटो ने इस संवाद में प्रमुख वक्ता की भूमिका एक एलिबिटे अजनबी को सौंपी। इस संवाद में युवा सुकरात के नाम से एक नए व्यक्ति का परिचय कराया जाता है। आदर्श स्वर्ग में स्थापित है, पृथ्वी पर साकार नहीं हो सकता है। कानून के प्रति यह बदला हुआ दृष्टिकोण स्टेटमेंट में प्रस्तुत राज्यों के वर्गीकरण में परिलक्षित होता है। प्लेटो कानून का पालन करने वाले को कानून रहित राज्यों से अलग करता है। प्रत्येक प्रकार के तहत 3 रूपों को अलग करते हैं। एक शासन राजशाही, जबकि राज्य कानून का पालन करने वाला होता है जब यह कानून का पालन करने वाला हो। जब यह कानून विहीन होता है तो इसे अत्याचार के रूप में जाना जाना चाहिए। कुछ लोगों का शासन तब अभिजात वर्ग होता है जब कानून का पालन करने वाला होता है। जब वह अराजक हो जाता है तब कुलीन तंत्र स्थापित होगा। बहुतों का शासन उदारवादी लोकतंत्र है। यदि कानून का पालन करने वाला है चरम लोकतंत्र तो कानून विहीनता भी आ जाती है। लॉज मैक्सी भी अपना एक कहते हैं कि प्लेटो की मृत्यु के बाद तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ था। जो उनकी पुस्तक है द लॉज वो, ठीक है। और कार्य का असंबंध और असमान चरित्र इस धारणा को बल देता है कि यह अधूरा जीवन था उनका पूरी तरीके से। कानून by making laws philosophical and promulgating philosopher code of law he would still be putting philosophy to a practical use. A state government by such a law would be governed by philosophy indirectly through an impersonal code of law. It would not, of course, be the ideally best state. It would, however, be the second best ideal state. यानी secondly, अब क्या बात करते हैं प्लेटो पूरी तरीके से वो आपका लॉज की बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ स्टेट इन द लॉज। कानून हमारे सामने सरकार की एक योजना रखते हैं जो पुरुषों और महिलाओं की सेवा करेगी, क्योंकि वे एक दार्शनिक कानून के कोड में सन्निहित होकर अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन द्वारा सरकार का लाभ उठाते हैं। ठीक है, ऐसा राज पूर्णतः सर्वोत्तम नहीं होगा या अपेक्षापूर्वक सर्वोत्तम होगा। मानव जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सर्वोत्तम संभव होगा। शासक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हैं और उनके पास निजी संपत्ति होती है और शासितों को अपने नियम के चयन में अधिकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से कानून को वो उप आदर्श की बात करते हैं। कानून की आवश्यकता वो कहते हैं कि कानून ही सभ्यता है, कानून तर्क संगत होता है, कानून का सम्मान भीतर से होना चाहिए और कानून ही संप्रभु एक तरीके से होता है। तो एक हम चेंज देखते हैं प्लेटो का, हम किस तरीके से वो रिपब्लिक से लॉज में जाते हैं और उनकी थ्योरीज देखते हैं, क्या उनकी थ्योरीज रहे, क्या उनका क्रिटिक रहा है। तो आप सभी लोग इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। ये जो आपका जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग नोट्स बना सकते हैं इस पीडीएफ से। आप सेमेस्टर के जो नोट्स हैं वो भी बना सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे प्लेटो भाई साहब खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो एरिस्टोटल होगा।
अरिस्टोटल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चे।